पहले वो सड़ता है और तब समाप्त होता है, क्योंकि सड़ने के बाद कवक उस पर लगता है, लगने के बाद उसका भोजन उसको लिक्विड फॉर्म में ग्रहण करता है। नहीं देखता ब्रेड बहुत दिन तक रह जाएगा, काला काला होगा। तो आपको दुए को बात पूछेगा, कौन सा ऐसा जीव है जो हम चला उसको निकालते हैं। तो स्टार फिश अमाशय में भोजन लेने के बाद बाहर निकालकर फिर ग्रहण करता है। कहा निकालकर? बाहर निकालकर। और कवक जो है पहले भोजन को सड़ाता है और तब ग्रहण करता है। बोलो हाँ। तो इसमें हम एक लाइन और लिख सकते हैं कि कवक जो है भोजन सड़ाता है। भोजन क्या करता है? सड़ाता है और तब ग्रहण करता है, और तब ग्रहण करता, तब क्या करता है? ग्रहण करता है। मुख से कवक भोजन को सड़ाता है और तब ग्रहण करता है, और स्टार फिश क्या करता है? अमाशय में लेकर बाहर निकालता है, फिर भोजन को ग्रहण करता है। लाल लाल रस नहीं, लाल रस। लाल रस मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है। किसको किसमें करता है? मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। किसके द्वारा? एंजाइम के द्वारा। एमाइलेज का नाम सुने हो ना? किस एंजाइम के द्वारा? एमाइलेज एंजाइम के द्वारा। अब देखो आज चला, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जहां से पसीना नहीं निकलता? होंठ। कहता अमाशय की आंतरिक परत, देखो चला, ई अमाशय जो है इसका जो आंतरिक परत होता है ये श्लेष्मा झिल्ली से बना होता है। किससे बना होता है? जो इसकी सुरक्षा करता है। जो इसकी क्या करता है? कहता है अमाशय की आंतरिक परत की सुरक्षा किस झिल्ली के द्वारा होती है? श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा होती है। अमाशय के आंतरिक परत की सुरक्षा किस झिल्ली के द्वारा होती है? चला क्वेश्चन कभी कभी पूछता है अग्नाशय किस रंग का होता है? हल्का पीले रंग का। किस रंग का? कहता है अग्नाशय हल्के पीले रंग की एक ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होता। अग्नाशय का इंग्लिश क्या होता है? ये देखो यहाँ ई आपका अमाशय हो गया। अरे जिसको स्टोमक कहते हैं, स्टोमक के नीचे देखिए ये पेनक्रियास है। ये किस रंग का है? किस रंग का है? क्वेश्चन पूछता नीला पीलन रे, चुटा देखियो नहीं रहा है रे। देखो ई सब का रंग तुमको नहीं पूछेगा, लेकिन अमाशय पेनक्रियास का रंग जो है अग्न्याशय का रंग, अग्न्याशय के बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। तुमको क्वेश्चन पूछेगा, देखो ये अमाशय के ठीक नीचे होता है, छोटी आंत बड़ी आंत के ऊपर होता है। बोले वे नहीं करें। हमारा जो चिला, अगर हम भोजन की बात करें तो आप गौर से देखो यहाँ पर ये हम लोग जो भोजन करते हैं कहाँ जाता है? स्टोमक में। स्टोमक से जाता है कहाँ? छोटी आंत में। छोटी आंत से कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत से अनस होते हुए बाहर निकलता है। तो ये अमाशय के नीचे और छोटी बड़ी आंत के ऊपर, यही बीच में पीले रंग का जो होता है उसी को हम पेनक्रियास या क्या कहते हैं? अग्नाशय। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा अग्नाशय का रंग कैसा होता है? पीला। और ये तो सबको पता है अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन का स्रवण होता। अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन का स्रवण होता है। बताओ ये अमाशय के ठीक नीचे है। स्टोमक बोले तो अमाशय, अमाशय के ठीक नीचे पाया जाता है। अब बताओ कभी कभी प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पूछता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का नाम सुना है? कहां पाया जाता है? कहां पाया जाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में पाया जाता है और टेस्टिस के ऊपर पाया जाता है। बोलो रे। अब प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है स्पर्म को क्या करना? सफेद करना। क्या करना? सफेद करना। कहता है प्रथम बार ब्यूमॉन्ड ने देखा कि अमाशय भोजन का क्या कर रहा है? मंथन कर रहा था। प्रथम बार किसने देखा था? ब्यूमॉन्ड। ये सब क्वेश्चन जब चला आएगा ना तो लड़का कहेगा आउट ऑफ सिलेबस पूछा। आउट ऑफ सिलेबस नहीं, एनसीईआरटी का लाइन है। ये एनसीईआरटी का चला डायरेक्ट लाइन है कि प्रथम बार ब्यूमॉन्ड ने देखा कि अमाशय भोजन का क्या कर रहा है? मंथन कर। ये पिछले बार एलडीसी में पूछा, ये किसी किताब में मिला नहीं, हमको लगता है लुसेंट में नहीं है।
एक क्वेश्चन चला पूछ दिया था कि प्रथम बार ब्यूमॉन्ट ने देखा कि अमाशय भोजन का क्या कर रहा है, मंथन कर। किसने देखा था? अमाशय भोजन का क्या कर रहा है, मंथन। ये तो सब जानता है। चला यहाँ जो हम देते हैं, अमाशय में कौन एसिड पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है HCl। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चला HCl का काम है भोजन को तोड़ देना। क्या करना? तो तोड़ेंगे तो यहाँ मंथन होगा ना, तब ना छोटी आंत में जाएगा। हम जैसे रसगुल्ला खाते हैं, रसगुल्ले चल जाए सीधे छोटी आंत में फंस जाएगा। अरे कभी बकरी का छोटी आंत देखे हो? वो पतला पतला पाइप टाइप का नहीं रहता है रे। आओ समझो कि डायरेक्ट इसीलिए बड़ा बनाया जाता है कि रसगुल्ला, मटन, चिकन सब यहाँ आएगा। और यहाँ जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इसको क्या कर देगा, मथेगा। क्या करेगा? मथेगा मतलब तोड़ेगा, अर्थात परिवर्तित करेगा। तोड़ेगा या परिवर्तित करेगा, तब ये जाएगा कहां पर, छोटी आंत में। और तब उसके जरूरी रसों को क्या कर लिया जाएगा, विल्ली के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। तब वहां से जाएगा वो बड़ी आंत में। बड़ी आंत में उसका पानी अवशोषित करके और सूखा सूखा फिर निकाल देगा। कहते हैं ये बात पहली बार किसने देखा था? ब्यूमॉन्ट ने। किसने देखा था? ब्यूमॉन्ट ने देखा था कि अमाशय भोजन का क्या कर रहा है, मंथन कर रहा है। ये जो सीधा हम ग्रसनी से अमाशय में लाते हैं, ये भोजन का क्या करता है, मंथन करता है। कभी कभी ये क्वेश्चन और पूछता है, एनसीईआरटी का ही है। जो हम लोग भोजन करते हैं वो मांसपेशियों के संकुचन के कारण हमारे अंदर तक जा पाता है। किसके कारण? संकुचन के कारण। कहता क्षुद्रांत। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। ये देखो यही है। चला क्षुद्रांत, छोटी आंत। छोटी आंत में ये देख रहे हो नली जैसी संरचना, उंगली जैसी संरचना। ये जो उंगली जैसी संरचना, इसी को विल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये चला एक पाइप है। ये जो देख रहे हो ना, ये एक पाइप है। ये छोटी आंत का पाइप है। अच्छा चला बकरी उकरी कभी छोड़ो, रहने दो। बहुत लोग शाकाहारी लोग हैं। नहीं नहीं छोड़ो ना, ये थोड़ा देखने का जरूरत है, पढ़ लो काम हो जाएगा। कहते हैं बहुत लोग तो करने लगते हैं। ये जो चला छोटी आंत है, इसमें ये विल्ली जैसी जो संरचना तुम देख रहे हो, इसको विल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये भोजन रस का अवशोषण करता है। किसका अवशोषण करता है? और ये छोटी आंत में पाया जाता है। इस बार का सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन था विल्ली। इस बार रेलवे का सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन क्या था? विल्ली। विल्ली और एल्वियोली दो महा भी आई था। कहते हैं क्षुद्रांत यानी छोटी आंत की आंतरिक भित्ति में उंगली के समान संरचना होती है। क्या होती है ये? जिससे पचित भोजन का अवशोषण होता है। पचित भोजन का, पच तो जाता है, टूट तो जाता है अमाशय में ही, पचित भोजन का अवशोषण होता है। इसे दीर्घरोम, रसांकुर अथवा विल्ली भी कहते हैं। अब चला थोड़ा ऑप्शन में, विल्ली इंग्लिश वर्ड है, दीर्घरोम भी इसको कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, रसांकुर भी कहते हैं। तो चला हम लोग पढ़ते हैं विल्ली। अब ये जानिए आप किसको क्या कहते हैं, रसांकुर, या इसको हम लोग दीर्घरोम भी कहते हैं। इसी का इंग्लिश वर्ड है विल्ली। इंग्लिश वर्ड क्या है? विल्ली। तो कहते हैं उंगली जैसी जो संरचना है उसको दीर्घरोम कहते हैं, या उसको रसांकुर कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं, विल्ली कहते हैं। दीर्घरोम, रसांकुर, विल्ली। 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 इसका काम क्या है? भोजन रस को अवशोषित करना। इसका काम क्या है? चला भोजन रस को अवशोषित करना। क्लियर है? अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? रुधिर वाहिकाओं द्वारा। जो विल्ली अवशोषित करता है उसका स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? रुधिर वाहिकाओं के, वाहिकाओं के द्वारा, वाहनिकाओं के द्वारा, वाहिकाओं के द्वारा। अवशोषित पदार्थ को जटिल पदार्थ में चेंज होना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? चला अवशोषित पदार्थ को जटिल पदार्थ में बदलना स्वांगीकरण कहलाता है। शाकाहारी के अमाशय में रुमेन होता है। क्या होता है? चला जो 4 चैम्बर में बटा होता है, और यह भोजन का प्राथमिक संग्राहक होता है। जैसे चला हमने कहा छोटी आंत में क्या होता है? विल्ली, जो भोजन रस का क्या करता है? अवशोषण। वैसे ही शाकाहारी के अमाशय में किसमें क्या पाया जाता है? रुमेन, जो कितने 4 चैम्बर में बटा होता है? जो 4 चैम्बर में बटा होता है, यही है चला रुमेन।
जो 4 चैम्बर में बता होता है, जो प्राथमिक संग्रह करता है। अच्छा चला एक बात बताओ, तुमको ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि भोजन का प्राथमिक संग्रह कौन करता है आमाशय? भोजन का प्राथमिक संग्रह कौन करता है? आमाशय। लेकिन अगर कह देगा कि शाकाहारी के आमाशय में अगर आमाशय नहीं रहेगा तो आमाशय का ही भाग है रुमेन। आमाशय का ही भाग क्या है? रुमेन। तो हम कहेंगे कि भोजन का प्राथमिक संग्रह कौन करता है? रुमेन। अंतिम उत्सर्जक कौन करता है? बड़ी आंत। कौन? समझ में आ रहा है? लिख लो, भोजन का प्राथमिक संग्रह, प्राथमिक संग्रह आमाशय, या ब्रैकेट में लिख लो क्या? रुमेन करता है। ये क्लास 6:20 से स्टार्ट होती है। जब तक मेरा दिल करता है हम पढ़ा देते हैं। हो गया? बताओ चला, खाना जो हम लोग खाते हैं तो ग्रसनी के बाद कहाँ जाता है? अमाशय में। कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है। तो अमाशय में ही एक भाग कौन है? रुमेन। देखो तो अब विली हो गया, विली हुआ, विली हो गया, एल्बियोली हो गया, रुमेन हो गया। विली होता है छोटी आंत में, एल्बियोली होता है फेफड़ा में, और रुमेन होता है अमाशय में। रुमेन कहाँ होता है? अमाशय। अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला, बताओ ये कोशिकीय जीव है कि द्वि कोशिकीय? आज बताओ तो अमीबा यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक? अमीबा यूकैरियोटिक है। अमीबा क्या है? यूकैरियोटिक मतलब विकसित कि अविकसित? विकसित। अमीबा जो है ये यूकैरियोटिक है। क्या है चला? यूकैरियोटिक है। अमीबा क्या है? यूकैरियोटिक है। चला अभी तुम्हारा 6-7 चल रहा है तो थोड़ा सा लेवल तुमको कम मिलेगा। वैसे कम क्या मिलेगा, सब उल्टे पुल्टा लाइन। और आगे जब जैसे जैसे तुम बढ़ोगे तुमको लेवल थोड़ा सा टफ मिलेगा। पढ़ें? अब देखो, अमीबा के चलने वाले पदार्थ कृत्रिम पांव कहलाते हैं। कौन पांव कहलाते हैं? और अमीबा अपना भोजन खाद्य धानी के द्वारा अंतर ग्रहण करता। किसके द्वारा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से होता है? क्लियर है ना? ये सबको लाइन चला डायरेक्ट एनसीईआरटी में, आपको पता होगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन सीधा कहां शुरू होता है? मुख से। कहां से? आप मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन और एमाइलेज। लिख लो, मुख में जो एंजाइम है वो है टाइलिन और कौन चला? एमाइलेज। मुख में जो एंजाइम है वो है टाइलिन और कौन? एमाइलेज। मुख में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन और क्या? एमाइलेज। अरे दुष्चोटा है, जिन लोगों का टेक्नीशियन का बैच है उसको 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। सोमवार से स्टार्ट होगा। क्लासरूम की दिक्कत है, क्लासरूम खाली नहीं है। हो गया? अगला कहता है प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? अमाशय से। वसा का पाचन छोटी आंत से। वसा का पाचन छोटी आंत से। एक और है, आप देखो चला यहाँ पर वसा का पाचन किससे होता है? छोटी आंत से। अब यहाँ आज ही हम पढ़ा रहे थे तो हमको वहां दिखा भी चला, देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। डॉक्टरी थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर किसमें नापता है? फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में भी नापता है और सेल्सियस में भी नापता है, लेकिन मुख्य रूप से किसमें नापता है? फ़ारेनहाइट। तो तुम ही देखो डॉक्टरी थर्मामीटर में क्वेश्चन क्या क्या पूछता है कि सबसे पहली बात तो ये ज्वर मापी है। क्या है ये? ज्वर मापी है। क्या मापी है चला? ज्वर मापी है। दूसरा, इस पे लाल निशान जो होता है, कौन निशान? लाल निशान होता है 37 डिग्री सी या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बोला हाँ। इसका अब चला, इतना तो तुम जानता होगा लाल निशान का होता है। रेंज पूछता है। क्या पूछता है चला? रेंज यानी परास। परास मतलब
प्राथमिक और अंतिम, तो तुम गौर से देखो, ये 35 डिग्री सी से लेके 42 डिग्री सी और 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 108 डिग्री तक, आई किसी किताब में नहीं, इवन मेरे किताब में भी नहीं। लेकिन हम अब तो ये 7 सालाइन अपने किताब में ऐड करने वाले हैं, अब मेरे किताब में ये आ जाएगा। अगर तुमको डिग्री सी में देखो, ये तो पता है ना मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना डिग्री सी है, 37 डिग्री। कितना डिग्री सी है, या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन इसका मिनिमम रेंज कहां से स्टार्ट होता है, 35 से, अब मैक्सिमम 42 डिग्री सी। आप फ़ारेनहाइट में कहोगे 94 से लेकर 108, परास इन डिग्री सी अगर कहोगे तो 35 डिग्री सी से लेकर कहां तक, 42 डिग्री सी, और अगर फ़ारेनहाइट में कहोगे तो ये हो जाएगा 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आज भी हम पढ़ाए हैं, हमको लगता है 11 से 12 या कोनो बैच में। 35 से 42, 94 से 108। अब चला, जब ये क्वेश्चन पूछ देगा तो फिर ही चल जाएगा आउट ऑफ सिलेबस। हो गया, अरे हुआ। बीपीएससी टीचर के अभी चला, बीपीएससी टीचर का जो बैच दिए हैं, हम लोग भी बैच दिए तो बाद में ठगना पड़ा बच्चा। ठगना क्या पड़ा, बैच लिए टीआरई 1 टीआरई 2 में हम बैच नहीं दिए, 2 में तो साफे नहीं दिए, 1 में एगो बैच दिए, 3 में सोचे कि अगस्त तक है टाइम, कैलेंडरों दे दिया है, सोचे पढ़ा देंगे, हम अपने से सोचे पढ़ाएंगे साइंस। मार्च में फरवरी में शुरू किए, सोचे अब अगस्त तक है, बढ़िया से पढ़ाएंगे। 10 क्लास खाली ओकरा हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाए, लीवर पढ़ाए 5 क्लास, जो लीवर 20 मिनट का है। पढ़ाने लगे तो 15 क्लास जब ले लिए तो कहता है 15 दिन बाद परीक्षा है। सरकार बदल गई, 15 दिन बाद परीक्षा का अनाउंस हो गया। अब बताओ, जरा 2 चैप्टर हम पढ़ाए 15 क्लास में, बीपीएससी चला टीचर का एग्जाम में मोर देन 1 ऑप्शन, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन है, तो बड़ा गड़बड़ चीज है। अब बच्चा कहता है 20 दिन में एक खत्म कीजिए, कथी कथी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो। अब बताओ अगर कैसे खत्म किया जाए। हमको लगता है छुएंगे सब पन्ना तो हमारा 4-5 घंटा लगे, अब कहता है 12-14 घंटा में खत्म कर दे। तो सब खत्मों किया हम, लेकिन हमरा ऐसा लग रहा है चला कि मेरे पढ़ाने से, हम तो पढ़ा दिए, आनी मुनी हमने जानी, खाली हाईलाइट करवा दिए, बच्चा वो में खुश है, लेकिन ये तैयारी का तरीका नहीं है। अगर इसी में बच्चों को टाइम मिल जाता 3-4-5 महीना का, तो बच्चे अच्छे से तैयारी करते, तब वो टीचर बनते थे, वो अलग मामला था। अभी बताओ वो टीचर बनेगा की पढ़ाएगा। एगो इंग्लिश वाले गुरुजी गए, अब छोड़ो ये क्या बात बोलना, हाईलाइट करवा तो दिए हम, चला फंसियो जाएगा, वो फंस भी जाएगा, वो मास्टरों बन जाएगा। अब वो जाके एग्जाम हॉल में है, वहां स्कूल में जाके तो हाईलाइटे न करवाएगा। जैसे हम ओकरा नहीं पढ़ाए, ईमानदारी से बता रहे नहीं पढ़ाए, लेकिन मेरा चूंकि 10 साल का एक्सपीरियंस है साइंस का, तो हमरा तो पता है कि कहां कहां से बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा, 80% क्वेश्चन वहां से आ जाएगा। हम हाईलाइट करवा दिए, ओकरा समझाए ना, डायरेक्ट लिखाए भैया मंदक D2O, मंदक D2O, मंदक D2O, मंदक D2O। अब केने है रिएक्टर, केने है कि मारेगा मंदक D2O। अब वो जब मास्टर बनेगा तो की करेगा, मंदक D2O, मंदक D2O, मंदक D2O। ये चला, ये बहुत बड़ा समस्या है। और हम एकदम, हमको अंदर से पहली बार मेरे जीवन में अगर सबसे ज्यादा हमको अंदर से ग्लानि महसूस हुआ तो TRE 3.0 का बैच देखा। लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन चला कभी भी रात में उठते हैं तो हमको याद आता है कि हम बच्चा से पैसा लिए और उसको पढ़ाए नहीं। हम अंदर से ग्लानि महसूस, सब बच्चा को बोले, मैं जो भी बच्चा मेरे पास पढ़ा है, तुम फिर से TRE 4.0 के लिए वही फीस में पढ़ लो,
उतने फीस में, जबकि फीस भी बहुत ज्यादा नहीं लेते, 3100 टका लिए थे। 5100 में तो हम साइंस पढ़ाते हैं अकेले, 3100 में ओवरऑल पेपर दिया था, जिसमें चंद्रा सर का जीएस था, रीजनिंग था, मैथ था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सही टीचर बनाने के लिए आपको 1 साल उस टीचर को ट्रेंड करना होगा। तुम लोग सीख रहा है, चला कितना मेहनत लग रहा है, नहीं लग रहा है? एक एक आपसे बताओ, सब बच्चा जानता है 37 डिग्री से, 37 डिग्री से, 37 डिग्री से। अब क्वेश्चन कहेगा तुमको बताओ का रेंज क्या है, 35 से 42 है, 94 से 108, सही है ना? कहीं कहीं पर 98.6 भी देता है, कहीं कहीं 98.4 भी देता है। इसका ध्यान रखना। तुम कहोगे दोनों दे दिया, तो नहीं देगा, कोई ये को देगा, या तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट देगा, ये मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान भी है, और यहीं पर लाल निशान भी लगा हुआ होता। एगो चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी थर्मामीटर से नापना हो तो वर्टिकल स्टेज में नापना, सुला के। लोग बैठलो बैठल लगा लेता है, जबकि थर्मामीटर लगाने का तरीका है, थर्मामीटर खड़े अवस्था में होना चाहिए। तो क्वेश्चन आएगा थर्मामीटर, वही पहेली, बूझो को लगा दी थर्मामीटर। अब कहेगा बताओ थर्मामीटर बैठा के लगाना चाहिए कि सुला के? थर्मामीटर की सही माप के लिए कैसा रखा जाता है? ऊर्ध्वाधर। कैसा रखा जाता है? चला, ये ऊर्ध्वाधर रहेगा तब ना चढ़ेगा, आई ऐसा रहेगा तो चढ़ेगा कैसे? क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ लगेगा, तो चढ़ने नहीं देगा। जब भी थर्मामीटर का उपयोग करें, कैसे? खड़े अवस्था में। अब देखो मेरे किताब में ही जाओगे तो मेरे किताब में हम लिख दिए मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सी है, जिसका फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब हम अपने किताब में ये ऐड करेंगे, थर्मामीटर की सही माप किस अवस्था में रखी जाएगी? ऊर्ध्वाधर में रखा जाएगा। उसका रेंज क्या होगा? 35 से 42 या 94 से 108। ये ऑलरेडी किताब में है। अब देखो वह प्रक्रम, देखो एक बात तो तुरा पता होगा, चला, एक होता है, ये क्वेश्चन ना बड़ा अटपट तरीके से देता है। जब क्वेश्चन बनाओगे तो पता चलेगा। अणुओं के संगठन के कारण, अणुओं का संगठन का मतलब होता है आणविक गति। वर्ड बदल देगा, मामला गड़बड़ा देगा। एक होता है ऊष्मा संचरण की विधि है, गौर फरमाइएगा, ऊष्मा संचरण की विधि है। कौन कौन? चालन, हम दुए को पर बात करते हैं, एगो चालन पर, एगो संवहन पर। विकिरण तो सब जानता है, सूर्य की ऊष्मा का पृथ्वी तक पहुंचना, बोलवे नहीं करेगा। तो चालन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? चला, चालन, ऊष्मा संचरण की दो विधि है, वो चालन समन्वय, तीसरा भी है विकिरण। चालन हो गया, चला, लोहा का गर्म करना। किसका गर्म करना? लोहा का गर्म करना, एक दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, पांचवे को पांचवा, छठे को। बोलो हाँ। ऊष्मा संचरण की दूसरी विधि है, जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं। किसको गर्म करते हैं? पानी को गर्म करते हैं, तो एक अणु दूसरे अणु को, दूसरा अणु तीसरे अणु को, तीसरा अणु चौथे अणु को गर्म करता है। ये अणु ऊपर जाता है। देखो बढ़िया से, इसमें आणविक गति नहीं होती है। आणविक गति होती है क्या? आणविक गति नहीं होती है। एक दूसरे को गर्म करता है, दूसरा तीसरे को। इसमें ये अणु ऊपर जाता है। इसको कभी कभी हम कहते हैं इसमें आणविक गति, आणविक गति होता है, उसके कारण ऊष्मा का संचार। इसी को कहते हैं आणविक संघटन। इसी में वर्डे बदल देता है। इसको कहते हैं, चला हम लोग, आणविक, आणविक संघटन के कारण ऊष्मा का संचरण होता है। किसमें? संवहन में। इसको चला स्थिर से घेर लो, आणविक संघटन के कारण ऊष्मा का संचरण होता है। किस विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा। आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। कौन विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा। आणविक संघटन, संघटन का मतलब यहां ट्रांसमिशन है। संघटन का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन है। हाँ, हेलो, हाँ हाँ,
आणविक संगठन मतलब अणुओं का क्या ट्रांसमिशन, बोलेंगे। तो कहता है चला, लिख लिया, लिखा कि नहीं, लिख लिए। अरे लिखे, आणविक संगठन मतलब अणुओं का क्या ट्रांसमिशन। कहता वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है क्या कहलाता है, चालन। कहता है अणुओं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण चालन कहलाता है, तथा अणुओं की गति के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, संवहन। इसी को अणुओं की गति को आणविक संघटन या आणविक ट्रांसमिशन कहते हैं। तो आणविक ट्रांसमिशन चालन की संवहन, क्या संवहन कहलाता है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द कहां से हुआ है, एसिड से हुआ है। और कभी कभी चला ये जो देता है ना पीएच का नाम सुने हो, पीएच में पी का मतलब होता है पोटेंज, लिख लो पोटेंज, एच बोले तो हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। पीएच बोले तो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। अगर पोटेंज नहीं रहेगा तब सेकंड ऑप्शन मारना पावर ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन पी कहेगा किस लेटिन शब्द से आया है तो कहेंगे क्या पोटेंज। एसिड कहां से आया है, एसिड से, एसिड कहां से आया है। कहेगा केमिस्ट्री किस शब्द से आया है, केमी से। केमिस्ट्री जो है किससे आया है, केमी नाम की मिट्टी से आया है। किससे आया है, कहां से, मिस्र से। कहां से, मिस्र से आया है। अब कहता है चला हल्दी। अब चला ध्यान देना, जो अम्ल क्षार सूचक दो प्रकार का, एक प्राकृतिक है एक कृत्रिम। तुमको खूब मिलेगा इसका क्वेश्चन। अम्ल क्षार सूचक दो प्रकार का, एक प्राकृतिक एगो कृत्रिम। प्राकृतिक में बताओ हल्दी प्राकृतिक है कि कृत्रिम है, मिथाइल ऑरेंज तो कृत्रिम है। फिनोप्थिलीन क्या है, कृत्रिम है। पंखुड़ी होता है चला, पिटुनिया का पंखुड़ी नाम सुना है, गोभी का पत्ता, ये सब क्या है, प्राकृतिक है। प्राकृतिक जो प्रकृति में मिलता है उसमें देखो कौन कौन है, हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां, ये क्या है प्राकृतिक सूचक है। मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन ये कृत्रिम सूचक है। क्या है ये, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन क्या है, कृत्रिम सूचक। चला नामों से नहीं लग रहा है, मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थिलीन ये प्रकृति में पाया जाता है क्या, ये तो हल्दी प्राकृतिक है। कोई भी पिटुनिया का पंखुड़ी, इसी में देगा पिटुनिया का पंखुड़ी, इसको भी लिख लो पिटुनिया का, पिटुनिया का पंखुड़ी, पिटुनिया का क्या पंखुड़ी, ये क्या है प्राकृतिक की कृत्रिम। अब मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन क्या है, कृत्रिम। मिथाइल ऑरेंज और कृत्रिम फिनोप्थिलीन क्या है, कृत्रिम। अब देखो कहता लिटमस पत्र की प्राप्ति कहां से मिलती है, लाइकेन। लाइकेन का रंग कैसा, इस सबको पता होगा, लाइकेन का रंग कैसा, बैगनी। लाइकेन शैवाल और कवक का क्या है, मिश्रण है। लाइकेन शैवाल और कवक का क्या है चला, मिश्रण है। लाइकेन का रंग कैसा होता है, बैगनी। तो देखो शैवाल और कवक की प्राकृतिक है कि कृत्रिम है, अरे बोलो न दे। लड़का को पूछेगा लिटमस पत्र क्या है, तू समझता पेपर है। लिटमस पत्र जो है वो लड़का पूछता है क्या है, पेपर है। लिटमस पत्र भी पेपर के रूप में भी पाया जाता है चला, लेकिन ये शैवाल और कवक का क्या है, मिश्रण है। और इसका रंग कैसा होता है, बैगनी। आई प्राकृतिक है कि कृत्रिम है। अब कहता है मिथाइल ऑरेंज अम्ल को लाल तथा क्षार को क्या करता है, पीला। मिथाइल ऑरेंज अम्ल को क्या करेगा, क्षार को क्या करेगा, पीला। मिथाइल ऑरेंज अम्ल को लाल, क्षार को पीला। ये चला कथन निष्कर्ष में देता है तो मामला गड़बड़ाना नहीं। मिथाइल ऑरेंज अम्ल को लाल और क्षार को पीला कर देता है। फिनोप्थिलीन अम्ल में कोई रंग नहीं देता है।
अम्ल के साथ कोई रंग नहीं देगा तथा क्षार को कैसा कर देगा, गुलाबी। याद रखना फिनोप्थलीन। ये चला 80, 81 अब 82, तीनों पॉइंट को याद रखना। 80, 81, 82 दो चार पांच बार बढ़िया से पढ़ लेना। फिनोप्थलीन अम्ल में कोई रंग नहीं देता तथा क्षार को क्या कर देता है, गुलाबी। फिनोप्थलीन अम्ल में कोई रंग देता है लेकिन क्षार को क्या करता है, गुलाबी। गुड़हल के पुष्प अम्ल को गहरा गुलाबी, मेजेंटा तथा क्षार को क्या कर देता है, हरा करता। याद रखना पड़ेगा। हल्दी अम्ल को नीला या पीला तथा क्षार को लाल अर्थात लिटमस पत्र के विपरीत रंग देता है। गुलाबी मतलब जो गुलाबी रहता है तो गुलाबी नहीं रहता, वो कैसा हो जाता है, लाल। याद रखना चला अम्ल के साथ कैसा देगा, नीला या पीला। क्षार के साथ कैसा देगा, लाल। ये तो चला क्वेश्चन तुमको पता होगा कि जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा, लवण। आप प्लस क्या बना देगा, जल। तो चला ये तो सब जानता है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कौन नहीं जानता है, सब जानता है कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल बनाएगा। ये भी तुम याद रखो कि अम्ल में कुछ भी मिला दीजिएगा तो ये उष्मा देगा, अर्थात उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ध्यान देना, अम्ल में आप कुछ भी मिला दीजिएगा तो क्या है, क्या है ये, अम्ल में क्षार मिलाइएगा, लवण और जल देगा। अम्ल, एक मिनट, अम्ल में पानी मिला दो, अम्ल में क्षार मिला दो, कुछ भी मिला दोगे तो ये गर्मी देगा। नहीं तो एसिड चला गर्म देता है कि ठंडा हो जाता है, तो गर्मी देता है ना, तो गर्मी देता है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, अम्ल जल से अभिक्रिया करेगा तो उष्मा देगा, बोलन रे, अम्ल जल से अभिक्रिया करेगा उष्मा देगा, तो उष्मा क्षेपी की शोषी, क्षेपी ना। और अम्ल कुछ भी से अभिक्रिया करेगा तो आज से जान लो, अम्ल किसी भी चीज से अभिक्रिया करेगा तो उष्मा देगा, और उष्मा देगा तो उष्मा क्षेपी है। अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होगा वो क्या है, उष्मा क्षेपी। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। हो गया। अम्ल जल से विक्रिया करेगा तो उष्मा देगा, चूना जल से विक्रिया करेगा उष्मा देगा, सीमेंट जल से विक्रिया करेगा उष्मा देगा, अम्ल किसी से भी अभिक्रिया करेगा उष्मा देगा। इसलिए अम्ल क्षार से विक्रिया करेगा उष्मा देगा, और क्या बना देगा, लवण और जल। क्या बना देगा, लवण और जल बना देगा। केलामाइन का नाम सुने हैं, जिसमें क्या रहता है, जिंक कार्बोनेट। केलामाइन में क्या रहता है, जिंक कार्बोनेट। कहता वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है तथा उसे पुनः मूल घटकों में नहीं लाया जा सकता है। कौन परिवर्तन, जैसे चला ये खाली क्या किया है, शब्द की मर्यादा को बदल दिया है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो एक बार बदल गया अब फिर से वो पदार्थ ना मिलेगा, उसे रासायनिक परिवर्तन। यहां कह रहा है एक बार जो बदल गया फिर से मूल घटक नहीं मिलेगा। मूल घटक मतलब प्राथमिक वस्तु। लाइन वही है, खाली पूछने का अंदाज बदल गया कि ये परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है तथा उसे मूल घटक यानी पुराने पदार्थ में नहीं लाया जा सकता। कौन परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ये सबको पता होगा। तो नए पदार्थ मतलब हो गया प्रोडक्ट, अब मूल पदार्थ मतलब हो गया रिएक्टेंट। जैसे अगर H2O2 से अभिक्रिया करेगा, अगर H2O2 से अभिक्रिया करेगा तो ये बना देगा क्या, H2O। तो ई हो गया चला क्या, मूल पदार्थ। ये क्या हो गया चला, ये हो गया मूल पदार्थ। क्या हो गया ये, मूल पदार्थ। क्या है रे, पैसा चाहिए, मारेंगे कान के नीचे की। मूल पदार्थ। और ये क्या है चला, अरे मूल पदार्थ ये क्या है, कहता हुआ पदार्थ जिसमें निर्माण होता है तथा उसे मूल घटकों में नहीं लाया जा सकता है। मूल पदार्थ ये हो गया तुम्हारा उत्पाद। माने कान भगाओ उसको। पिछली बार पैसा ये सब वो छोटा सा सुलेशन पीता, जल्दी भागा के मारेंगे कान के नीचे। पिछला बार इसको हम 500 एक दिन देखे वहां बैठ के जो है क्या चाट रहा था, बोला सुलेशन ये सब पीता है।
ये बताओ कितना छोटा बच्चा है। ई चला कौन पदार्थ है? मूल पदार्थ। आई क्या है? उत्पाद। तो बताओ जल्दी से आंसर। वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है तथा उसे पुनः मूल घटक में नहीं लाया जा सकता। उत्पाद को हम लोग नए पदार्थ कह सकते हैं। उत्पाद को हम लोग क्या कहते हैं? नए पदार्थ। इसको क्या कहते हैं? मूल पदार्थ। हम लोग कहते हैं वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन होने के बाद फिर से ना मिले। तो आप कहेंगे वह परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थ परिवर्तित होकर नए पदार्थ बनते हैं और नए पदार्थ फिर से मूल पदार्थ ना बने, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और यही भौतिक परिवर्तन में कहेंगे वैसा परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थ नए पदार्थ में परिवर्तित होता है और नया पदार्थ फिर मूल पदार्थ बन जाता है। यह परिवर्तन कौन परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। सही कि गलत? जंग लगना हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में। अब लेकिन जानिए जलवाष्प की भी उपस्थिति में। बोलो रे, जंग लगना ऑक्सीजन प्लस जल अर्थात जलवाष्प। तो जलवाष्प का मतलब ऑक्सीजन प्लस जल हो गया रे चला। बोलो रे, ऑक्सीजन प्लस जल अर्थात जलवाष्प दोनों की आवश्यकता होती है। जलवाष्प का मतलब लिख लो ऑक्सीजन प्लस क्या? जल। अच्छा बताओ चला समुद्र के पानी में ज्यादा जंग लगेगा कौन? आर छोटा। लवण युक्त जंग लगने के प्रक्रम की दर को क्या करता है? बढ़ा देता है। अच्छा हमको एक बात बताओ एकदम सिंपल सा। हम लोग नहीं कहते नमक डाल दोगे तो हड्डियों गल जाएगा। तो नमक जो होता है क्षारीय होता है और क्षार होता है तो वो तेजी से अभिक्रिया करता है। और लवण युक्त पानी में अगर तुम डालोगे तो जंग लगने के प्रक्रम की दर को क्या कर देगा? बढ़ा दे। तो जल्दी जल्दी जंग लगेगा कि धीरे धीरे? लवण युक्त जल में जंग लगने के प्रक्रम की दर क्या होती है? अधिक होती है। किसके कारण? लवण के कारण। किसके कारण? लवण के कारण। इसका मतलब लवण लोहा से जल्दी अभिक्रिया करेगा। लवण लोहा से जल्दी अभिक्रिया करेगा। जंग लगेगा ऑक्सीजन और किसकी उपस्थिति? जल। लेकिन आप जानिए जल के जगह पर कभी कभी क्या दे देगा? जलवाष्प दे देगा। ई तो चला, यहां से हम लोग बात करेंगे अगली कक्षा में। यहां तक क्लियर है? बोलो रे, पौधों अपने जगह पे रहेगा। पौधों में जंग लगना, पौधों में वाष्पीकरण की वाष्पोत्सर्जन, पक्का ना? बोलो रे, केचुआ किससे चलता है? आज जंग लगेगा ऑक्सीजन जल की जलवाष्प भी रहेगा तो चलेगा? चलेगा। अब पचना परिवर्तन है कि टूटना है? पचना क्या है? परिवर्तन की टूटना? पचना चला परिवर्तन है कि टूटना की? दोनों। अब पित्त के द्वारा वसा का क्या होता है? पाइसीकरण। अब पाइसीकरण मतलब टूटना। पाइसीकरण मतलब क्लियर है? बोलो रे। मिलते हैं हम लोग कल की कक्षा में। थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।